ललिता जी बीर की चाय में चीनी मिलाने ही वाली थी कि तभी बिंदु ने जोर से आवाज़ देकर उन्हें रोक दिया। माँ, देखो तो सही, तुम चाय में चीनी की जगह नमक मिला रही हो। ललिता जी चौंकते हुए बोली, हे भगवान, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। इतना कहकर ललिता जी जल्दी से किचन से चीनी लेकर आई और बीर की चाय में मिलाने लगी। ललिता को इस तरह से घबराते हुए देखकर मिनी और बिंदु बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे थे। तभी ललिता जी ने नर्वस होते हुए हाथों से चलने वाला पंखा उठा लिया और वो बीर की बजाय खुद को हवा करने लगी। ये देखकर मिनी से रहा नहीं गया और वो खिलखिलाकर हंस दी। का हुआ फूलवती, ज़्यादा हंसी आ रही है, ललिता गुस्सा करते हुए बोली और फिर उसकी नज़र पंखे पर गई तो वो भी अपना सिर पीटते हुए मुस्कुरा दी। तभी बीर फूलवती के नाम को सुनकर हंसते हुए बोला, हाँ हाँ फूलवती, ये तो किसी बुढ़िया का नाम लगता है। तभी बिंदु अपनी बात का समर्थन पाकर खुश हो गई, जबकि ललिता शर्मिंदा हो गई थी। बिंदु हंसते हुए बोली, देखा बीर जी भी मेरी तरह सोचते हैं, फूलवती बुढ़िया का नाम है। तभी मिनी मुँह फुलाकर बोली, हमारा नाम आज से फूलवती नहीं है, हमारा नाम मिनी है, अब मजाक उड़ाना बंद करो। तभी बीर मिनी का गाल पकड़कर खींचते हुए प्यार से बोला, ठीक है, तो आज से मैं तुमको मिनी नाम से ही बुलाऊंगा। मिनी बीर की बात सुनकर खुश हो गई थी। तभी बीर की नज़र मिनी की फ्रॉक पर पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए मिनी से पूछा, मिनी, तुम्हारी ये फ्रॉक तो बहुत खूबसूरत है, ये किसने बनाई है? मिनी गर्व से बोली, ये मेरी फ्रॉक बिंदु मौसी ने बनाई है। खूबसूरत है ना? बीर ने गौर से कढ़ाई की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल, कढ़ाई का काम अद्भुत है, कितनी मेहनत लगती है ऐसी डिटेलिंग में। मिनी भाग के गई और अंदर से अपनी कुछ और फ्रॉक उठा लाई। बाकी की डिजाइन्स बीर को दिखाते हुए बोली, देखो मेरी मासी माँ मेरे लिए कितना सुंदर कपड़े बनाती है। बीर ने चौंकते हुए एक फ्रॉक उठाई और उसकी कढ़ाई को देखकर बोला, ये डिजाइन तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने ऐसी डिजाइन कहीं तो देखी है। बीर सोच में डूब चुका था। तभी बिंदु मुस्कुराते हुए बोली, वहीं रहते हो, फिर भी अपनी बड़ी कोठी में बनी नक्काशियों की आकृतियां भूल गए। बीर ने चौंकते हुए पूछा, सच, इतना विस्तृत काम? और भी वह बड़ी कोठी की नक्काशियों से प्रेरित होकर बहुत खूबसूरत है। तुम पहले भी कभी बड़ी कोठी में गई थी क्या? बिंदु अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, हम तो उस दिन पहली बार ही गए थे। बीर उस कढ़ाई पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला, यकीन नहीं होता, ये डिजाइन हूबहू बड़ी कोठी के जैसी है। तुम्हारे हाथों में बहुत सफाई है। बीर की बात सुनकर बिंदु मुस्कुरा दी। तभी ललिता जी ने अपने हाथ से बनाए हुए गरम गरम मीठे पुए बीर के सामने लाकर रख दिए, जिसे देखकर बीर के मुंह में पानी आ गया था। उसने जल्दी से एक पुआ उठाया और खाने लगा, लेकिन अब भी बीर के दिमाग में बिंदु के हाथ से उकेरी हुई वही सुंदर कला घूम रही थी। बीर अपने मन में बोला, मैंने कहाँ कहाँ कला को नहीं ढूंढा, जबकि कला तो मेरे सामने ही थी। इस लड़की के हाथों में जादू है, तो क्या ना मैं इस अवसर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं। बिंदु इस नए प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर सकती है। लेकिन बीर ने अपने मन की बात अभी किसी के सामने रखना उचित नहीं समझा। उसने विट्ठल से पूछा, काका, आपका काम कैसे चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है बेटा, बस उम्र के साथ आदमी कमज़ोर हो जाता है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है। अब हमसे ज़्यादा दिन तक काम नहीं हो पाएगा, इसलिए अब हम चाहते हैं कि हमारी जगह बिटिया बिंदु
चिकनकारी का काम करे। वीर ने बिंदु की तरफ देखते हुए कहा, इनके हाथों में तो जान है, बहुत अच्छी कढ़ाई करती हैं ये। तभी विट्ठल ने गंभीरता से कहा, हाँ, अब बस हमको योगी जी से अनुमति लेनी होगी। पता नहीं वो बिटिया से काम कराएंगे या नहीं। वीर ने उनकी बात सुनते ही जवाब दिया, हाँ काका, कल आप बड़ी कोठी पर मिलो, हम वहाँ बात करेंगे। तभी अचानक से विट्ठल के घर के बाहर खड़ी भीड़ छटने लगी और दंदनाते हुए दो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसके घर के बाहर आ रुकी। उन गाड़ियों की आवाज़ से विट्ठल चौंक गया। गाड़ियों का शोर इतना तेज था कि गांव के लोग हड़बड़ा गए। गांव वालों को लगा जैसे वीर पर हमला होने वाला हो। बिंदु के परिवार को भी भ्रम हुआ। विट्ठल वीर से बोला, छोटे साहब, आप यहीं रुकना। इतना कहकर विट्ठल भी घबराते हुए बाहर चला आया। तभी कार का दरवाज़ा खुला और रामचरण गुस्से से सीधे घर के अंदर आ गया और वो बिंदु और विट्ठल की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है? तुम लोग छोटे साहब को यहाँ इस घटिया से घर में क्यों लाए हो? तभी पंडित ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ भाई, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? अपनी औकात उन दोनों की बातें सुनकर बिंदु को बहुत गुस्सा आया और वो मुंह बनाते हुए बोली, ये हमारा घर है, इसे घटिया मत कहना कभी, समझे? तभी रामचरण ने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, बिंदु, तुम इस तरह का व्यवहार कर रही हो। इससे पहले कि बिंदु और कुछ बोलती, वीर ने रामचरण की तरफ देखते हुए सख्ती से कहा, इसमें बिंदु की कोई गलती नहीं है। इस घर में मैं अपनी मर्जी से आया हूँ और मुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है। रामचरण बोला, लेकिन छोटे साहब। तभी वीरचरण की बात काटकर उसे डांटते हुए बोला, तुम बिना कुछ जाने बकवास कर रहे हो। मैं हैरान हूँ कि रामचरण, तुम इन लोगों के बारे में इतना भला बुरा कैसे बोल सकते हो? तुम तो इनके साथ रहे हो ना? ये तुम्हारी बिरादरी के लोग हैं, कम से कम इन्हें तो बख्श दो। इन लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। रामचरण अपनी गलतफहमियों में फंसा हुआ चुपचाप खड़ा रह गया। गांव वाले वीर के शांति भरे स्वभाव से प्रभावित थे। दूसरी तरफ बिंदु हैरान थी। वो एकटक वीर को देखे जा रही थी। बिंदु खुद से बोली, कान्हा जी, ये क्या चमत्कार दिखा दिया। जिंदगी में पहली बार किसी ने हमें और इन गांव वालों को इज्जत दी है। क्या सच में ऐसे भी अमीर इंसान होते हैं? जाते वक्त वीर ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बिंदु की तरफ देखा और कहा, एक बार फिर से धन्यवाद बिंदु। अगर आज तुमने मदद नहीं की होती तो पता नहीं आज मैं जिंदा बच पाता या नहीं। बिंदु तो वीर की सरलता में खोस ही गई थी। लेकिन तभी रामचरण ने चौंकते हुए पूछा, क्या जान पे बनाई थी? आपने हमको कॉल क्यों नहीं किया? वीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, फिक्र मत करो, अब तो मुसीबत टल गई। मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर उस समय मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। इतना कहकर वीर ने रामचरण को सारी बात बता दी। तभी पंडित ने कुछ ज़्यादा ही फिक्र दिखाते हुए कहा, क्या आपको कहीं लगी तो नहीं? हमको आपकी बहुत चिंता हो रही है। लेकिन वीर को पंडित की दिखावटी हमदर्दी पसंद नहीं आई। उसने एक नज़र पंडित की तरफ देखा और वो चुप हो गया। उसे डील की चिंता हो रही थी, लेकिन फिर उसने बिंदु की अद्भुत कला और अपने दादा योगी जी को याद किया और फिर उसकी उम्मीदें बंध गई कि सब ठीक होगा। फिर वीर, पंडित और रामचरण यहाँ से निकल गए। इधर ललिता जी फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने बिंदु की रोटी पर एक्स्ट्रा मक्खन लगाते हुए कहा, अरे बिंदु, तुमने तो कमाल ही कर दिया। छोटे गुप्ता जी की मदद करके तुमने पूरे गांव के सामने हमारा सर ऊंचा कर दिया। तभी बिंदु चौंकते हुए बोली, माँ, इतना मक्खन क्यों लगा रही हो हमारी रोटी में? तभी दादी माँ भी चिल्लाई, हमको तो सूखी रोटी दे दी हो। आज बड़ा लाड आ रहा है बिंदु पे। हम तो कब से कहा थे बिटिया समझदार है, लेकिन कोई सुनत नहीं है। ललिता जी की खुशी का आज ठिकाना नहीं था। वो जानबूझकर पड़ोसियों को सुनाने के लिए चिल्लाते हुए बोली, खा लो बिटिया,
आज तुमने जो किया है ना वो आसान काम नहीं था। तुम बहुत समझदार और होनहार हो गई हो। तभी बिंदु हंसते हुए बोली, माँ तुम भी ना इतना शोर क्यों मचा रही हो? अरे शोर नहीं मचा रहे हैं, हम खुश हैं। और तुमने जो काम किया आज वो दूसरों को भी तो पता चले। ललिता ने दूसरों को जलाने की कोशिश करते हुए कहा। तभी मिनी ललचाई नजरों से बिंदु की ज़्यादा मक्खन लगी रोटी की तरफ देखने लगी। बिंदु ने जल्दी से उससे अपनी रोटी बदल ली और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी दादी माँ ने इशारे से बिंदु से मक्खन लाने को कहा। वो किसी तरह से ललिता जी की नज़रों से बचाकर जरा सा मक्खन उठा लिया और तीनों लोग हंसी खुशी खाना खाने लगे। विट्ठल ये सब देख रहा था और मन ही मन खुश होते हुए वो खुद से बोला, अब तो योगी जी हमसे बहुत खुश होंगे। बिंदु ने उनके पोते की जान जो बचाई है और शायद इसलिए वो बिंदु को चिकनकारी का काम करने की इजाज़त दे दें। वहीं दूसरी तरफ वीर बेड पे लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रह रहकर उसकी नज़रों के सामने बिंदु का चेहरा घूम रहा था। वो अचानक से उठकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा। वीर अपने घर के आंगन में अकेले टहलते हुए उन लम्हों को फिर से याद करने लगा जो उसने बिंदु के साथ बिताए थे। वीर खुद में ही बड़बड़ाया, मैं कितना गलत था। मैंने बिंदु को एक नक्सड़ी लड़की समझ लिया था, लेकिन असल में वो कितनी निडर है। खैर थोड़ी झिल्ली तो है ये लड़की, जो भी इससे शादी करेगा उसकी तो खैर नहीं। दूसरी ओर बिंदु को भी नींद नहीं आ रही। उसके मन में रह रहकर चल रहा था कि कल वो बड़ी कोठी जाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि क्यों उसे वहाँ बुलाया गया था। फिर बिंदु ने याद किया कैसे वीर ने उसके काम की तारीफ की थी और तभी उसकी नज़रों के सामने वीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया। वो बहुत खुश थी कि वीर भी सोचता है कि उसका काम अनूठा है। बिंदु खुद में बड़बड़ाई, शायद वीर जी योगी जी के सामने मेरी तारीफ करेंगे, शायद उन्हें भी मेरा काम पसंद आए। अब शायद हम बाबा का सहारा बन पाएंगे, लेकिन हमें मुफ्त का पैसा नहीं चाहिए। हमें पैसों के लिए काम करना है। अगर हमें नौकरी मिल गई तो बाबा को आराम मिल जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कान्हा जी कल हमारा साथ देना, कल हम पे अपनी मेहर बनाए रखना। ये काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब सोचते सोचते बिंदु की आंखें कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह बिंदु रसोई में चली गई। उसे इतनी सुबह किचन में देखकर ललिता हैरान रह गई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ आज यहाँ कैसे? रोज़ तो उठाए उठाए नहीं उठती। बिंदु कहीं खोई हुई सी थी। वो शून्य में देखते हुए बोली, कुछ नहीं माँ, बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। बिंदु बहुत घबराई हुई थी। उसका मन कहीं और था। वो सिर्फ अपना मनोबल बनाए रखने के लिए काम कर रही थी। दरअसल उसे आज बड़ी कोठी जाना था, इसलिए वो थोड़ा घबरा रही थी। इधर कमरे में विट्ठल अपनी पुरानी सफ़ेद धोती साफ करने में लगा और फिर वो सफ़ेद कुर्ता धोती पहनकर तैयार हो गया। कुछ देर बाद बिंदु ने एक अच्छी सी साड़ी पहन ली और अब वो शीशे के सामने खड़ी होकर प्रैक्टिस कर रही थी कि वो योगी के सामने कैसे व्यवहार करेगी। बिंदु नकल करते हुए बोली, नमस्ते योगी जी, हम बिंदु हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिनी ने जब बिंदु को शीशे के सामने नकल मारते हुए देखा तो वो हंसने लगी। मासी माँ डर गई, मासी माँ डर गई। मिनी को मुस्कुराते हुए देखकर बिंदु के मन में सुकून उतर आया। कुछ देर बाद बिंदु और विट्ठल बड़ी कोठी पहुँचे। वहाँ बहुत सारे लोग थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ योगी के परिवार के चमचे किसी बड़े काम में लगे हुए थे। बिंदु और विट्ठल ने कुछ देर बाहर के कमरे में इंतजार किया और फिर कुछ देर बाद उन्होंने अंदर के कमरे में कदम रखा, जहाँ बिंदु की नज़रें योगी जी पर पड़ी। योगी अपनी उम्र से काफ़ी कम नजर आ रहे थे। उनके चेहरे का तेज और कुटिल आंखें उनकी शक्तिशाली शख्सियत को अच्छे से दर्शा रही थी। उसकी इसी खासियत से अधिकतर लोग डरा करते थे। योगी जी ने विट्ठल और बिंदु की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा,
बैठो। विट्ठल और बिंदु जमीन पर बैठने लगे, जबकि योगी सामने सोफे पर बैठे थे। तभी पीछे से आवाज़ आई, रुकिए, आप लोग जमीन पर क्यों बैठ रहे हैं? सामने सोफे पर बैठिए। वीर, जो आज की पीढ़ी का है, उसे ये सब गलत महसूस हो रहा था। लेकिन तभी विट्ठल बोला, अरे नहीं छोटे साहब, हम ऊपर नहीं बैठ सकते। हम छोटे लोग हैं, हमारी जगह यही है। जब मैं आपके घर आया था तब तो आपने मुझे हाथों हाथ लिया था। आपने मुझे बहुत सम्मान दिया और मैं वो सब भूला नहीं हूँ। आप दोनों हमारे मेहमान हैं और आप लोग सोफे पर बैठेंगे, वीर ने जिद करते हुए कहा। हालांकि योगी जी को वीर की ये बात जरा भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वो चुप थे। मजबूरन विट्ठल और बिंदु को सोफे पर बैठना पड़ा और तभी बिंदु वीर को देखकर मुस्कुरा दी थी। अब जाकर वीर ने बिंदु की तरफ अच्छे से देखा था। चिकनकारी की हल्की हरी रंग की साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वीर तो उसकी मुस्कान में ही खो गया था। विट्ठल ने योगी जी के सामने अपनी बात रखना शुरू किया। थोड़ा संकोच करते हुए वो बोला, सुनिए योगी बाबू, अब हमारी उम्र बढ़ती जा रही है और उम्र के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। अब हमारी आंखों में पहले जैसी रोशनी नहीं बची। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि चिकनकारी के काम के लिए हमारी बिटिया बिंदु को हमारी जगह रख लें। विट्ठल की बात सुनते ही योगी बिंदु की ओर तेज नजरें डालने लगे। उसका आकर्षण शरीर, पतली सी कमर, गुलाबी होठ और उसकी जवानी, हर एक चीज़ पर वो ध्यान दे रहे थे। बिंदु अभी 20 साल की ही तो हुई थी, अभी तो उसका यौवन खिलने लगा था। योगी ने बिंदु को देखते हुए कहा, तुम यहाँ आओ हमारे पास। बिंदु धीरे से जाकर योगी जी के सामने जमीन पर बैठ गई। योगी जी ने उसके बालों को हल्के से सहलाया और बोले, तुम बहुत जवान हो, बहुत ही खूबसूरत। मैं तुम्हें काम पर तो रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है महिलाएं बहुत कमज़ोर होती हैं। उनके लिए इतने भारी बोझ का काम सहना बहुत मुश्किल है। बिंदु योगी की बात का जवाब देने ही वाली थी कि तभी योगी ने अचानक उसके कंधे को पकड़ लिया। उसका स्पर्श इतना डरावना था कि बिंदु रुक गई थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे उस स्पर्श से क्यों डर लग रहा था। विट्ठल उनसे एक बार फिर गुजारिश करना चाहता था, लेकिन तभी योगी खड़े हो गए और विट्ठल से बोले, तुम जब तक हो सके काम करो, या फिर बड़ी कोठी में कई और भी प्रकार के काम हैं। तुम चाहो तो चिकनकारों छोड़कर कुछ और भी कर सकते हो। इतना कहकर योगी यहाँ से चले गए और फिर बिंदु और विट्ठल भी निराश होकर वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद बड़ी कोठी में रसोई से आने वाले मसालों की खुशबू फैल गई। योगी और वीर पारंपरिक कपड़े पहनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। योगी के ठीक बगल में उनकी बहन हेमलता एक बैठी थी। हेमलता का स्वभाव योगी के स्वभाव के एकदम विपरीत था। हेमलता ने खाने का एक निवाला मुंह में डाला और मुस्कुराते हुए कुक से बोली, भवानी जी, यह सब्जी बहुत स्वादिष्ट है। आपने बिल्कुल शाही खाना बनाया है। भवानी धीरे से सर झुकाकर बोली, धन्यवाद मालकिन, आपको पसंद आया उसके लिए मुझे खुशी है। जहाँ हेमलता प्यार से भवानी से बात कर रही थी, तो वहीं योगी डाइनिंग टेबल को अच्छे से स्कैन कर रहा था। योगी ने अपनी आवाज़ बढ़ाते हुए कहा, अरे सलाद क्यों नहीं लाई आज? भवानी डरते हुए बोली, जी हम भूल गए, अभी ला देते हैं। तभी योगी गुस्से से उसे घूरते हुए बोले, जल्दी करो और अगली बार ध्यान से काम करना, समझी? हेमलता को योगी का गुस्सा पसंद नहीं आया। उसने शांति से योगी से कहा, भैया थोड़ा सा सब्र रखिए, हर बात में गुस्सा करना ठीक नहीं है, जरा प्यार से भी बात की जा सकती है। तभी योगी ने ताना मारते हुए कहा, अरे हेमलता, अपना लेक्चर बंद करो, तुम्हारे जैसे एक ही इंसान काफ़ी है, अब लगता है दूसरा इंसान भी आने वाला है। हेमलता योगी की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं वीर समझ गया था कि उसने आज सुबह विट्ठल को सोफे पर बिठा दिया, इसलिए योगी जी नाराज हो रहे थे। उसने बात को नज़रअंदाज करना सही समझा।
वीर बात बदलते हुए बोला, कल विदेशी क्लाइंट के साथ जो मीटिंग थी वो ठीक नहीं गई। योगी ने चिंतित होकर पूछा, क्यों, क्या पसंद नहीं आया उनको? वीर ने थोड़ा परेशानी भरे भाव से कहा, उन्हें हमारा काम नया नहीं लगा, लगता है राइवल्स के साथ उन्हें कोई डील रही होगी। वीर की बात सुनकर योगी थोड़ा परेशान हो गए। ये डील कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी थी और वो इस डील को किसी भी हाल में किसी और प्रतियोगी कंपनी के पास नहीं जाने दे सकते थे। इधर बिंदु जैसे ही घर पहुंची तो विट्ठल ने उसके उतरे हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, हमको माफ़ कर दो बिटिया, गलती हमारी है। हमने ही तुम्हारे मन में नौकरी करने की झूठी आस जगा दी। हम ही ठस बुद्धि निकले, ये समझ ना पाए कि बेटी बेटों की बराबरी ना कर सके हैं। तुम कैसे घर के बाहर जाकर कमा सकती हो? सही बोले योगी जी, औरतें कमज़ोर होत हैं। विट्ठल की बात सुनकर बिंदु तिलमिलाती हुई बोली, हम नहीं हैं कमज़ोर बाबा, और देखना हम ये साबित करके दिखाएंगे। ये कहते हुए बिंदु की नज़रों में गुस्सा और दृढ़ निश्चय उतर आया था।